देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के द्वारा किए गए एक के बाद एक कई सारे बड़े खुलासे के बाद अब आखिरकार राहुल गांधी के द्वारा एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया गया दोस्तों, जिसके बाद से बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम में गोदी मीडिया सहित अफरा तफरी मची पड़ी है। दोस्तों बताएंगे कैसे राहुल गांधी को लेकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और कौन सा राहुल गांधी ने शब्द इस्तेमाल कर दिया जिसे लेकर पूरा बवाल जारी है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के द्वारा किए गए एक और तगड़े खुलासे के बाद उनसे पूछा गया कि क्या इस पूरे कांड में अमित शाह और मोदी का हाथ है, तो राहुल गांधी का एक ऐसा बयान सामने आया है दोस्तों जिसने फिर से बीजेपी वालों के होश उड़ाए हुए हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी शासित राज्य के अंदर अपने संसदीय क्षेत्र में गई थी कंगना रनावत, लेकिन उनको क्षेत्र में ही विरोध का सामना करना पड़ा दोस्तों। कांग्रेस की सरकार का समर्थन और कंगना रनावत को काले झंडे दिखाए गए। बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, और जिस राज्य को लेकर राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं वहां पर बीजेपी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आया गया है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के द्वारा। बताएंगे कौन सा ये नया राज्य है दोस्तों। इसी के साथ में करोड़ों लोगों की आबादी वाला समुदाय उतरने जा रहा है फिर से मैदान में, और रेलवे जाम तक की धमकी दी गई है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अपने देश का विकास तभी हो सकता है जब देश के अंदर बदलाव होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की ओर से जी हां बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया दोस्तों। 10 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, जहां पर राहुल ने कई सारे बड़े खुलासे किए दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हाइड्रोजन बम लेकर नहीं आया हूं, लेकिन जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं वो महादेवपुरा विधानसभा सीट पर किए गए खुलासे के संदर्भ में ही है। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे देश के अंदर एक सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर का इस्तेमाल करके एक जगह बैठकर भारत में कई सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटका का एग्जाम्पल देते हुए अलंद विधानसभा सीट से एक के बाद एक कई सारे आंकड़े दिखाए दोस्तों, और उन सभी लोगों को राहुल गांधी ने मीडिया और देश के सामने पेश किया जिनके नाम काटे गए दोस्तों, जिनके नंबर से नाम काटे गए। राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटका में लोगों के नाम काटे गए और कर्नाटका के बाहर के फोन का इस्तेमाल करके ये नाम काटे गए। एक एक फोन से लॉगिन कर करके 12-12, 14-14 लोगों के वोट काटे गए। अपने आप ऑटोमेटिक लोगों के फॉर्म भर गए और नाम कट गया, यानी फॉर्म 7 अपने आप भर गया और लोगों के नाम कट गए दोस्तों। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने सारी जानकारी देते हुए यह भी बताया कि अलंद विधानसभा सीट में जहां पर एक और कर्नाटका में नाम काटे गए, तो ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र राजूरा के अंदर 6850 नाम जोड़े गए। इस तरीके के दावे के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि हमने शिकायत दर्ज करवाई तो चुनाव आयोग की ओर से गलती मानी गई और उन्होंने पहले ही इस मामले को लेकर खुद से एफआईआर दर्ज करवाया, यानी चुनाव अधिकारियों की ओर से ही एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की राज्य में सरकार आ गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सीआईडी का गठन करवा दिया पूरे मामले पर सही से इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल कराने के लिए। लेकिन उसके बाद असली गेम हुआ। दरअसल दोस्तों पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हुए राहुल कहते हैं फरवरी 2023 में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद कर्नाटका के अंदर सीआईडी एक्टिव हो गई और जांच पड़ताल करने लगी। मार्च 2023 में कर्नाटका के पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले सीआईडी ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। अगस्त 2023 में चुनाव आयोग ने कुछ सबूत सौंपे इस मामले को लेकर जांच करने के लिए। इसके बाद कर्नाटका की सीआईडी ने जांच आगे बढ़ाई दोस्तों। जनवरी 2024 में कर्नाटका की सीआईडी ने चुनाव आयोग से कहा कि आप लोगों ने जो सबूत दिया उसके आधार पर कुछ कार्रवाई हुई है और हमें कुछ और सबूत चाहिए, जिसके बाद हम अंतिम फैसला ले सकते हैं, अंतिम जांच की रिपोर्ट दे सकते हैं और इससे कई सारे लोग पकड़े जाएंगे दोस्तों। सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बोला कि आप हमको इंफॉर्मेशन दीजिए, जानकारी दीजिए, बहुत जरूरी है। जनवरी 2024 से लेकर दोस्तों अब तक लगभग 18 बार सीआईडी के द्वारा जानकारियां मांगी गई है दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर अब जांच करवाने को ही रोक दिया है दोस्तों, यानी जांच को ही रोक दिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से 3 जानकारी मांगी जा रही है। बोला जा रहा है कि जहां से मोबाइल चलाकर ओटीपी का इस्तेमाल करके लोगों के नाम काटे गए हैं, वो कौन से सिस्टम से नाम काटे गए हैं उसका आईपी एड्रेस दे दीजिए, कौन से लैपटॉप या कंप्यूटर से किया गया है उसका डिवाइस का डेस्टिनेशन पोर्ट दे दीजिए, यानी पता चल जाएगा कि कहां पर कंप्यूटर रखा हुआ था और कहां से ये पूरे नाम डिलीट किए गए हैं दोस्तों, लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। और ओटीपी का ट्रेल बताइए कि ओटीपी कहां कहां भेजा गया है और किस तरीके से चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों ये सबूत मांगे जा रहे हैं, तो इस पर चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब आरोप लगाए तो उस पर अब चुनाव आयोग की ओर से एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि राहुल गांधी का आरोप झूठा है और दावा किया गया कि वोटर लिस्ट से ऑनलाइन कोई भी नाम नहीं हटाया जा सकता। दूसरा कहा गया कि एफआईआर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों ने ही खुद दर्ज करवाया था। अब यही दोनों बातें एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए हैं दोस्तों। एक और कह रहे हैं कि ऑनलाइन लोगों के नाम नहीं हटाए जा सकते और दूसरी ओर कह रहे हैं कि 2023 में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर करवाया था।
6000 लोगों के नाम काटे जाने के बाद तो इससे ही पता चलता है कि ऑनलाइन लोगों के नाम काटे जा सकते हैं, इसीलिए एफआईआर करवाने की जरूरत पड़ी होगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये विरोधाभासी बयान देकर राहुल गांधी के दावे को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही थी, वो फेल हो गया दोस्तों। तीसरा दावा करते हुए चुनाव आयोग कहता है कि अलंद के विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता 2023 में, जबकि उससे पहले बीजेपी का उम्मीदवार जीता था, यानी कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया तो उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस पर राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव आयोग के तथाकथित फैक्ट चेक के लेकर एक जवाब दिया दोस्तों। राहुल कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो चुनाव जीते हैं उन्होंने ही अलंद विधानसभा सीट के अंदर गड़बड़ी को लेकर लोकल चुनाव आयोग को शिकायत दी थी और एफआईआर दर्ज करवाया था। उसके बाद सीआईडी बनाई गई जानकारी इकट्ठा करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। कर्नाटका की सीआईडी ने आप लोगों को 18 बार पत्र लिखा है, लेकिन आप लोगों ने इसे लेकर कोई इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस नहीं दिया। चुनाव आयोग को कई बार खुद के कर्नाटका राज्य के चुनाव आयोग की ओर से पत्र लिखा गया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि अगर हम लोगों ने इस वोट चोरी को नहीं पकड़ा होता तो हमारा उम्मीदवार चुनाव हार जाता। इसके बाद वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, बहाने बनाना बंद करिए और सबूत दीजिए सीआईडी को, ताकि आगे जांच हो जाए। अब इतनी बातों को लेकर चर्चा तो चल ही रही थी दोस्तों, लेकिन शाम होते होते राहुल गांधी की ओर से एक ऐसा और बयान दे दिया गया दोस्तों, जिसके बाद पूरा का पूरा इकोसिस्टम बीजेपी का गोदी मीडिया के साथ में पूरी तरीके से दूधू करने लगा दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी ने 7 बजे के आसपास एक मैसेज किया दोस्तों। इस मैसेज में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खींची गई तस्वीर दिखाई दोस्तों, और फिर वो लिखते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। यानी राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में पहली बार जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया है दोस्तों, यानी ये वही जेनजी आबादी है जिसने नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन कर दिया दोस्तों। जेनजी दुनिया भर के 13 से 28 साल के युवाओं को माना जाता है और ये जनरेशन नेपाल के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुई दोस्तों उन लोगों के लिए जो भ्रष्टाचारी थे। और ऐसे में राहुल गांधी ने युवा लोगों को संबोधित करते हुए जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया कि जेनजी लोग भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे। राहुल गांधी की इस बात को लेकर अब सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बीजेपी का आईटी सेल एक्टिव हो गया है दोस्तों। राहुल गांधी को लेकर आईटी सेल वाले अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देने लगे दोस्तों। एक आईटी सेल वाला कहने लगा कि राहुल गांधी जेनजी शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहे हैं, नेपाल जैसी स्थिति भारत के अंदर बनाना चाहते हैं। इसके बाद एक और ने पोस्ट करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि राहुल गांधी का उद्देश्य वोट चोरी को लेकर नहीं है, बल्कि वो जेनजी को भड़काना चाहते हैं, नेपाल की तरह हालात यहाँ बनाना चाहते हैं। इसके बाद और भी ज्यादा ये भड़कते हुए दिखाई दिए दोस्तों, यहाँ तक कि कई सारे इस पर शोक कर डाले गोदी मीडिया के लोगों ने और दावा कर दिया कि राहुल गांधी वोट चोरी का एजेंडा नहीं बल्कि नेपाल की तरह तख्ता पलट करना चाहते हैं और जेनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की जेनजी संविधान को बचाएगी। राहुल गांधी के इस बात को लेकर गोदी मीडिया और आईटी सेल वाले बुरी तरीके से भड़के पड़े हैं दोस्तों। इनको लग रहा है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत बोल दिया है, जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि जेनजी देश का संविधान बचाएंगे, इसमें क्या गलत है। इसके बाद दोस्तों आईटी सेल वाले और भी ज्यादा भड़कते हुए राहुल गांधी को टारगेट करने लगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक ऐसा शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल कर दिया है जो भाजपाई अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत के संविधान की रक्षा हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए और जेनजी समाज के लोगों को भी भारत के संविधान की रक्षा करनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और कहते हैं कि भारत का संविधान जिंदाबाद, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बॉलीवुड की अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनावत अपने इलाके मंडी में पहुंची थी दोस्तों, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर उनके दौरे के दौरान लोगों ने जोरदार तरीके का विरोध किया। आपको बता दें कि मनाली में बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए जब वो पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उनका भारी विरोध किया दोस्तों, और काले झंडे दिखाकर लोगों ने कंगना रनावत वापस जाओ, तुमने देर कर दी के नारे लगाए। इस दौरान कंगना रनावत और उनके समर्थकों के विरोध के कारण लोगों के साथ इनके समर्थकों की बहस भी हो गई दोस्तों, लेकिन जोर जोर से लोगों ने बोला कि आप काफी लेट से यहां पर आई हैं, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है और लोग लगातार एक नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, तब जाकर आपको हमारी याद आई है, आपने हमारे लिए कुछ राहत नहीं पहुंचाया। इसके बाद भाजपा के सांसद कंगना रनावत को काले झंडे भी दिखाए गए दोस्तों। आपको बता दें कि कंगना रनावत को पहले लगता था कि राजनीति बहुत आसान है और इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी को लेकर उल्टा सीधा बयान देती थी दोस्तों, और यहां तक कि उनको लग रहा था कि 2014 के बाद से ही देश बना है, उससे पहले तो देश आजाद नहीं था, गुलाम था। यानी मोदी के आने के बाद से देश को आजादी मिली है और शायद यही बड़ा कारण है कि वो सांसद बन गई। उनको लगा कि कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर जब भी वो जाती है लोगों से मुलाकात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और दूसरा कारण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इतना काम कर रही है दोस्तों कि कंगना रनावत को देखते ही लोगों का गुस्सा चढ़ जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि कंगना रनावत केवल बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि वो हिमाचल की बेटी है और इसी नाम पर सांसद बन गई, और अब तो दिखाई
दिखाई भी नहीं देती है। अगर आप भी मानते हैं कि काला झंडा दिखाना और गो बैक के नारे लगाना, इससे पता चलता है कि बीजेपी अपने सांसद बनवाने के लिए किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को टिकट दे देती है दोस्तों, लेकिन वो एक्टर एक्ट्रेस सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र में नजर कम आते हैं और ज्यादा टाइम गायब रहते हैं दोस्तों। ऐसे ही कई सारे और भी उदाहरण हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अभी हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव हुए थे दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी को किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा बड़ा धोखा दिया तो वो पार्टी थी बीजू जनता दल, यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी दोस्तों। और उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी इसीलिए अब बीजू जनता दल को खत्म करके विपक्ष की भूमिका निभा रही है दोस्तों। खबर है कि उड़ीसा के अंदर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संज्ञान लिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के 14 विधायकों ने मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास का प्रस्ताव उड़ीसा की बीजेपी सरकार के खिलाफ लाने का फैसला लिया है, जिसमें विधानसभा के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की जाएगी दोस्तों और बीजेपी के मुख्यमंत्री को घेरा जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की सरकार के दौरान जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान इस मुद्दे को सबसे आगे रखा है दोस्तों, और इसीलिए जनता के बीच में यह मुद्दा काफी ज्यादा गूंज भी रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे प्रकरण पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर कुर्मी जाति एक बहुत बड़ी आबादी है दोस्तों। जो आंकड़े हैं उसके अनुसार झारखंड के 20 से 25 सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है दोस्तों। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर भी कई सारे लोकसभा सीटों पर कुर्मी समाज का दबदबा माना जाता है। आपको बता दें कि कुर्मी समाज की ओर से कहा जा रहा है कि वो 20 तारीख को रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कुर्मी समाज ने यह आंदोलन झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के अंदर रेल यातायात को रोककर बुलाया है दोस्तों। आंदोलन की घोषणा के बाद झारखंड की पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं। आपको बता दें कि समुदाय मांग कर रहा है कि वो ओबीसी आरक्षण की जगह एसटी कैटेगरी के रिजर्वेशन की क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों की संस्कृति से लेकर हमारी पूरी पहचान आदिवासी समाज से जुड़ती है, इसीलिए हम लोगों को ओबीसी कैटेगरी में नहीं बल्कि एसटी कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उनकी ये मांग काफी ज्यादा जायज भी है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जब 2011 में जनगणना करवाया गया था तो कई सारी चीजें ऐसी पाई गई थी जिससे कहा जा सकता है कि कुर्मी आबादी जनजातीय समुदाय के काफी करीबी है दोस्तों। ऐसे में कुर्मी और कुर्मी समाज के लोग इकट्ठा होकर झारखंड के अंदर अपना हक मांगना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर ओबीसी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी के अंदर ले जाना है तो इसके लिए केंद्र सरकार के अनुमति की भी जरूरत पड़ेगी और ये पूरी तरीके से बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोलना है दोस्तों। पहले दिल्ली में आकर भी जोरदार प्रोटेस्ट किया गया था। आप लोग इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 18 सितंबर यानी बीते दिन मुंबई की एक विशेष अदालत में 2 चार्जशीट दाखिल की है दोस्तों। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड यानी आरसीएफएल और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी आरएचएफएल पर यस बैंक के साथ मिलकर धोखाधड़ी लेन देन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। जांच में सामने आया है कि यस बैंक के तात्कालिक मैनेजर, डायरेक्टर और सीईओ राणा कपूर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हजारों करोड़ रुपए की सार्वजनिक यानी जनता के पैसे वित्तीय संकट से जूझ रही अंबानी समूह की कंपनी में लगा दिया दोस्तों, जिसके बदले में परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए सौदा करवाया गया। सीबीआई की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि 2017 में यस बैंक ने राणा कपूर की मंजूरी पर आरसीएफएल को 2045 करोड़ रुपए दिए थे और आरएचएफएल दूसरी जो कंपनी है अनिल अंबानी की, उसे 2965 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और कॉमर्शियल पेपर के निवेश पर दिए थे। यानी दोस्तों केवल पेपर पर साइन करने मात्र से ये पैसे दे दिए गए थे बिना किसी और सबूत के। अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है दोस्तों। तो राहुल गांधी की बात सच साबित हुई है। राहुल गांधी ने राफेल डील के समय में पूछा था कि आखिर अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों इस पूरे डील से जोड़ा जा रहा है। तब दोस्तों राफेल बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया गया था, यानी एक फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने रिलायंस एरो लिमिटेड के साथ में वेंचर बनाया था दोस्तों। राहुल गांधी तभी से अनिल अंबानी को किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल करने का विरोध करते आए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एक ऐसा खुलासा है जो राहुल गांधी की बातों पर मोहर लगाता है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर के अंदर पीरपैंती में पावर प्लांट की जमीन 1 रुपए के दर से सालाना दर से 1050 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। पटना में प्रोटेस्ट करते हुए पार्टी की ओर से रैली निकाली गई है दोस्तों। आपको बता दें कि 10 लाख पेड़ काटे जाने का भी दावा किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर पेड़ों को लेकर तो कोई आंकड़ा नहीं है दोस्तों, लेकिन वहां के निवासी ये दावा कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें कुछ हद तक सच्चाई भी दिखाई देती है। हालांकि कोई रिपोर्ट में ऐसी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन सवाल घूम फिर कर ये
ये है कि 1 रुपए का ये जो लीज दिया जा रहा है 1050 एकड़ जमीन का, क्या सरकार उचित मुआवजा देकर लोगों को संतुष्ट करेगी? क्योंकि लोगों की जमीन इसमें जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और बिहार के चुनाव से ठीक पहले ये डिसीजन लिया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि काफी बड़ा मामला है, इस पर कहीं ना कहीं सही तरीके से जांच पड़ताल करवाई जानी चाहिए और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो विरोध किया गया है एकदम जायज है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई त्रस्त होता है ऐसे प्रोजेक्ट में तो जनता होती है, क्योंकि उनके जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है और मुआवजा उस उचित रेट पर नहीं मिलता जो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। उनकी जमीनें भी चली जाती है। साथ साथ राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे में महाराष्ट्र का सियासत भी आगे बढ़ चुका है दोस्तों, चढ़ चुका है। कारण है, राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटका के अलंद विधानसभा सीट पर एक और नाम काटे गए, तो ऐसा एक मामला सामने आया रजपुरा विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, जहां पर कई सारे नामों को जोड़ा गया दोस्तों। लगभग 6850 नाम जोड़े गए। इसी बात पर अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सपकाल ने कहा है कि मैं बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग करता हूं और पूरे मामले पर जांच की अपील भी उन्होंने की है। साथ साथ दोस्तों भोपाल में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस ने कोलार स्थित एसडीएम कार्यालय का घेराव किया दोस्तों। सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस जन, किसान और आम नागरिक शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी, किसान अध्यक्ष भी मौजूद रहे दोस्तों। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का अलग अलग तरीके का संगठन राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत तरीके से दिखा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों का साथ देते हुए आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। साथ साथ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा का समापन आगामी 20 तारीख को होगा, यानी कल होगा दोस्तों, वैशाली जिले के अंदर, जिसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने एक बयान दिया है दोस्तों। एमएलसी सुनील सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर एक बड़ा बयान देते हैं। सुनील सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को छोटा मोटा आदमी बता दिया दोस्तों। साथ ही ये भी कह दिया कि ऐसे बातों पर हमें कुछ नहीं बोलना है। सुनील सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब तेजस्वी यादव आरएलजेपी पार्टी को अपने साथ में महागठबंधन में लाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं दोस्तों, और जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर भी बड़ा ऐलान हो जाएगा। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर पार्टी की ओर से क्या बयान सामने आता है। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट सहयोगियों को दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान सतर्क और सावधान रहने और राज्य में कानून व्यवस्था को बाधित करने की किसी भी कोशिश पर नजर रखने का निर्देश दिया है दोस्तों। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अगले हफ्ते से शुरू होने वाले दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान सतर्क रहने को कहा। उन्होंने मंत्रियों को कानून व्यवस्था पर नजर रखने के लिए और शांति भंग करने की कोशिश को नाकाम करने के लिए बोला है दोस्तों, क्योंकि अगली साल यानी 2026 में चुनाव होने वाले बंगाल में और कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती है और इसीलिए जरूरी है कि सचेत रहा जाए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की ओर से एक बयान दिया गया था दोस्तों। उस बयान को हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने पकड़ते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस मामले पर हिदायत देनी शुरू कर दी दोस्तों। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उनका बयान आया दोस्तों। दरअसल खजुराहो स्थित जवरी मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 7 फीट लंबी मूर्ति की पुनर्स्थापना को लेकर थी दोस्तों। इस दौरान बी.आर. गवई ने कहा था कि आप अपने भगवान से क्यों नहीं कहते कुछ करने के लिए। इसी बात को लेकर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों, और उनसे माफी की भी अपील की गई है। उनको बयान वापस लेने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और बयान वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को पत्र लिखकर नसीहत दी गई है और इस तरीके के बयानों से बचने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा तथाकथित राइट विंग वालों के बारे में जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं दोस्तों। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में वोट पड़ चुके हैं। बीते दिन कई सारे आरोप लगे, धांधली के आरोप लगाए गए और मारपीट के भी आरोप लगाए गए दोस्तों, और आज रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि सेलिब्रेशन करने पर पूरी तरीके से कोर्ट ने मनाही कर रखी है। एबीवीपी की ओर से अपना उम्मीदवार उतारा गया है। एनएसयूआई ने अध्यक्ष के पोस्ट पर नंदिता चौधरी को मैदान में उतारा है। राहुल झांसला वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे
रहे हैं दोस्तों, जबकि कबीर सेक्रेटरी के पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसी तरीके से लवकुश भड़ाना को ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट आ जाता है दोस्तों। पिछली बार एबीवीपी के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के अध्यक्ष बने थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रौनक खत्री, जो काफी ज्यादा फेमस भी हुए थे बाद में। दोस्तों इस बार के क्या रिजल्ट रहेंगे ये काफी दिलचस्प रहेगा दोस्तों। क्या एबीवीपी की ओर से उतारे गए आर्यन मान चुनावी बाजी मारेंगे या फिर एनएसयूआई की ओर से चुनाव लड़ रही नंदिता चौधरी को इस बार जीत मिलेगी? ये काफी दिलचस्प इलेक्शन होने जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सचिन पायलट बोले, कहा राज्य की संपत्ति यानी छत्तीसगढ़ राज्य की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में सौंपने की एक साजिश चल रही है। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में पार्टी को मजबूत करने के लिए और चुनाव जितवाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में पार्टी का झंडा आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास में सफल होंगे दोस्तों। और चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि दिल्ली के इशारे पर प्रदेश में कुछ लोग शासन चला रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार चल रही है वो दिल्ली के इशारे पर चल रही है, खुद के अपने मन से यहाँ के मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आई है, दुनिया भर के कई देशों को चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। आखिरकार यूनाइटेड किंगडम ने यानी इंग्लैंड ने फैसला लिया है कि वो फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर अगले सप्ताह में मान्यता देंगे और उसके बाद कई और देश आगे आएंगे जो फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देंगे दोस्तों, और उनका झंडा हर जगह लगाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है इजराइल को करारा जवाब देने का तो लिखकर जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।